हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सारणी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत समंकों को एकत्र करने की विधियों के बारे में अध्ययन किया था। प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की हमने लगभग 5 विधियों का अध्ययन कर लिया था। पांचों विधियों के अंतर्गत अभी एक समस्या हमारे सामने हो जाती है। क्या आ जाती है कि साहब समंकों को एकत्र करने के लिए 5 प्रकार की या प्राथमिक समूहों को एकत्र करने के लिए 5 प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। तो हमें किस समस्या के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए, किस समस्या में किस विधि का और कैसे उपयोग करना चाहिए, दुविधा उस अनुसंधानकर्ता के सामने या प्रगणक के सामने या सूचक के सामने प्रस्तुत हो जाती है कि वह किस विधि के माध्यम से समंकों को एकत्र करने का कार्य करें। तो इस समस्या के समाधान करने के लिए हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वह रहेगा उपयुक्त रीति का चयन करना, यानी जो प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की जो 5 रीतियां बताई गई उन रीतियों में से हमें किस रीति का चयन करना चाहिए। तो हेडिंग डाल लीजिए उपयुक्त रीति का चयन। वैसे लोग प्राथमिक समंकों को प्राथमिक समंकों का कर लो, समंकों का चयन, प्राथमिक समंकों को सही रहेगा आपके लिए। प्राथमिक समंकों को एकत्र करने के लिए सर्वोपयुक्त उपयुक्त रीति का चयन करने के लिए उपयुक्त रीति का चयन, यानी हमें सर्वोपयुक्त उन 5 रीतियों में से किस रीति का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसी रीति का प्रयोग करना है जिस रीति के द्वारा हमें अध्ययन करते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और हमारा सॉल्यूशन हो वह भी सरलतापूर्वक निकल जाए। तो कुल मिलाकर कहने से तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा उसी रीति का उपयोग किया जाएगा या उसी रीति को उपयोग में लाया जाएगा जो किसी समस्या का समाधान करने में सर्वोपयुक्त रहेगी। यानी हम ऐसे कैसे समय के अनुसार कह सकते हैं कि समय के अनुसार जो रीति सर्वोपयुक्त उपयुक्त रहती है हमें उसी रीति का प्रयोग करना चाहिए। एक लाइन में कहा गया। फिर भी कुछ तथ्य बताए गए हैं, कुछ बिंदु बताए गए हैं जिनके द्वारा हम समंकों में आने प्राथमिक समंकों को एकत्र कर सकते हैं। तो पहले 2-3 लाइन लिख लीजिए इसमें कि ये समंकों के संग्रहण में, समंकों के संग्रहण में, समंकों के संग्रहण में प्रत्येक रीति अपने स्थान पर, ऐसे कह सकते हैं प्रत्येक रीति अपने स्थान पर सर्वोपयुक्त होती है। तो प्रत्येक रीति अपने स्थान पर, प्रत्येक रीति अपने स्थान पर उपयुक्त रहती है, यानी प्रत्येक रीति का अपने अपने स्थान पर बहुत ही महत्व है। हर जगह इसका अपना उपयोग किया जाता है। फिर भी सामान्यतः समंक संग्रहण फिर भी सामान्यतः समंक संग्रहण की उपयुक्त रीति का चयन, उपयुक्त रीति का
चयन निम्न बिंदुओं के आधार पर रखना आवश्यक है। रीति का चयन करते समय या चयन करने के लिए निम्न बिंदुओं का, कुछ बिंदु बताए गए हैं, कोई कुछ पॉइंट बताए गए, निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। वो कौन से बिंदु है? सामान्य तौर पर कुल मिला के मैं पुनः रिपीट कर लेते हैं कि समंकों का संग्रहण में प्रत्येक रीति का अपने अपना स्थान पर उपयुक्त रहती है सामान्यतः। फिर भी सामान्यतः समंक संग्रहण की उपयुक्त रीति का चयन करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रमुख रूप से 6 प्रकार के बिंदु बताए गए हैं जिनको ध्यान में रखना परम आवश्यक है। उन्हीं बिंदु के द्वारा हम अध्ययन करने में सुविधा होती है। तो कुछ बिंदु हैं, वही चार्ट के माध्यम से बिंदुओं को जान लेते हैं कौन कौन से बिंदु बताए गए हैं, ताकि समझने में समस्या नहीं आएगी। नंबर 1 मैंने कहा आपको 6 बिंदु बताए गए हैं, तो वो 6 बिंदु होंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। 6 बिंदु बताए गए। इन 6 बिंदुओं की सहायता से ये 6 बिंदुओं को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाएगा तो किसी प्रकार की समस्या का समाधान या उपयुक्त रीति का चयन सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो 6 बिंदु है। प्रथम लिख लीजिए अनुसंधान की प्रकृति। 6 बिंदु कौन से हैं? प्रथम है अनुसंधान की प्रकृति, पहला बिंदु हो गया हमारा। दूसरा बिंदु लिख लीजिए उद्देश्य व क्षेत्र। उद्देश्य व क्षेत्र। तीसरा बिंदु लिख लीजिए वित्तीय साधन, फाइनेंशियल, वित्तीय साधन। चौथा बिंदु लिख लीजिए शुद्धता का स्तर। चतुर्थ बिंदु कौन सा है बच्चों? शुद्धता का स्तर। पांचवा बिंदु लिख लीजिए उपलब्ध समय, जो टाइम पीरियड होगा उसका, उपलब्ध समय के आधार पर। और थर्ड बिंदु लीजिए अन्य परिस्थितियों के आधार पर, अन्य परिस्थितियों के आधार पर। ये 6 प्रकार के बिंदु बताए गए हैं। तो हमें प्राथमिक समंकों को एकत्र करते समय जो 5 विधियां बताई गई थी, उन 5 विधियों का प्रयोग करने से पहले हमें इन 6 बिंदुओं को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। इन 6 बिंदुओं के द्वारा हम सरलता पूर्वक सबसे विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम समंकों को एकत्र कर सकते हैं। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए प्रथम विधि। पहली विधि जो कौन सा पहला बिंदु क्या है? अनुसंधान की प्रकृति। नंबर 1 डाल लीजिए अनुसंधान की प्रकृति। तो हमें कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि हमें 5 रीतियों में से यदि किसी रीति का चयन करना है तो हमें उस रीति की प्रकृति के बारे में अवश्य जानना चाहिए। यदि आपको उस रीति की प्रकृति के बारे में ज्ञात हो गया तो आप सर्वोपयुक्त विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रकृति किस प्रकार से, यदि मान लो बड़ा क्षेत्र में अध्ययन करना हो, छोटे क्षेत्र में अध्ययन करना हो, जटिल अध्ययन करना हो, शॉर्ट रूप में करना हो, किस क्षेत्र में अध्ययन करना है, तो उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए समंक संग्रहण की रीति, समंक
संग्रहण की रीति का चयन, समंग संग्रहण की रीति का चयन करने के लिए उसका चयन करने के लिए प्रकृति को जानना आवश्यक है। उसकी प्रकृति को जानना आवश्यक है। जैसे कि क्या कह दिया, सब उदाहरण कर बता दिया गया कि जैसे निरक्षर व अशिक्षित किसानों के, जैसे यदि निरक्षर व अशिक्षित किसानों के जो रहन सहन है, उनके रीति रिवाज है, तो रहन सहन के लिए किसानों के रहन सहन का अध्ययन करने के लिए कौन सी रीति काम ली जाएगी, यानी यदि व्यक्तियों का, अशिक्षित किसानों का रहन सहन जानना है तो हमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग करना होगा। करने के लिए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति उपयोगी होगी। यदि आपके द्वारा किसी निरक्षर व अशिक्षित किसानों के रहन सहन का अध्ययन करना है आप लोगों को, तो उनका अध्ययन करने के लिए हमें कौन सी रीति उपयोग करना पड़ेगा, हमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी रीति के आधार पर आप प्राकृतिक समंकों को एकत्र कर सकते हो। दूसरा तथ्य लिखिए, यदि, पहला उदाहरण हो गया, दूसरा, यदि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत से तात्पर्य बड़ा, लघु, विस्तृत होने पर, अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होने पर कौन सी रीति का उपयोग किया जाएगा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति होने पर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति का प्रयोग आवश्यक है। ये शर्तें आ रही है। अभी आगे वाला जब उदाहरण पढ़ेंगे तो उदाहरण में इन्हीं तथ्यों के आधार पर, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपके प्रश्नों का हल हो जाएगा। ठीक है। एवं यदि सूचना सूचक से लिखित रूप में प्राप्त करनी हो, सूचक से लिखित रूप में प्राप्त करनी हो, सूचना यदि आपको लिखित रूप में प्राप्त करनी हो या सूचक शिक्षित हो तो करनी हो, वह सूचक
शिक्षित हो तो यानी एजुकेटेड, शिक्षित, शिक्षित हो तो जो प्रश्नावली वाली विधि है हमारी, शिक्षित हो तो अनुसूचियां भरवाकर, यदि सूचना सूचक से लिखित रूप में प्राप्त करनी हो और सूचक क्या हो आपका शिक्षित हो तो अनुसूचियां डाक द्वारा व सूचक अशिक्षित या जनगणना करने के लिए, व सूचक अशिक्षित हो तथा जनगणना करने के लिए, प्रगणक की सहायता ली जाती है, अर्थात प्रगणकों के द्वारा सूचना एकत्र की जाती है, के लिए प्रगणक सूचक अशिक्षित हो तो जनगणना करने के लिए प्रगणक की सहायता ली जाती है। ये 3 तथ्य हो गए साहब हमारे। कौन कौन से, पुनः रिपीट कर रहा हूं, आप लोग देख लेना एक बार। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि यदि मान लो बाय मिस्टेक, यदि आपका जो सूचना एकत्र करनी है, यदि निरक्षर व अशिक्षित हो, यदि निरक्षर व अशिक्षित किसानों के रहन सहन का अध्ययन करना है हमें, यानी कोई व्यक्ति निरक्षर हो या अशिक्षित हो और उनके रहन सहन का अध्ययन करना है, तो हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों? तो हमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति के द्वारा हम उसकी समस्या का क्या कर सकते हैं बच्चों? समाधान कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा तथ्य बताया गया, यदि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होने पर, क्या होने बच्चों? अनुसंधान क्षेत्र विस्तृत में बड़ा, यदि अनुसंधान क्षेत्र बड़ा है हमारा, तो बड़ा होने पर हमें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा तथ्य बताया, यदि सूचना सूचक से लिखित रूप से प्राप्त करनी है, कैसे प्राप्त करनी है? लिखित के रूप प्राप्त करनी हो, वह सूचक कैसा हो हमारा? शिक्षित हो। यदि सूचक शिक्षित है तो हम अनुसूचियां डाक द्वारा एकत्र कर सकते हैं, भरवा सकते हैं, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका सूचक अशिक्षित हो और जनगणना करनी हो तो आपको प्रगणक की सहायता से सूचना एकत्र करने में सहायता होगी। ये 4 तथ्य आ गए हमारे। अनुसंधान की प्रकृति, यानी इस प्रकार की प्रकृति पाए जाने पर आप प्राथमिक समंकों को एकत्र करने का कार्य कर सकते हो। समझ में आ गया? दूसरा लिख लीजिए, उद्देश्य व क्षेत्र। इसका स्क्रीनशॉट लेना पहले, दूसरा हो नहीं पाएगा, दूसरा पुनः यहाँ कर देंगे, ठीक है? ये लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थियों ने, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समस्या नहीं आए, दिक्कत नहीं आए, आपका जो प्रॉब्लम हो समाधान हो तुरंत हो जाए। यहाँ पर समाधान ले लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थी ने। दूसरा बिंदु बताया गया उद्देश्य व क्षेत्र, उसको आप यहाँ लिख देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड ला लीजिए, उद्देश्य व क्षेत्र। दूसरा लिख लीजिए हमारा दूसरा बिंदु जो बताया गया है, दूसरे बिंदु में किस प्रकार से सूचनाओं व समंकों को एकत्र करने का बताया गया, स्थिति या प्रकृति उसकी बताई गई है। दूसरा तथ्य हमारा कौन सा है? उद्देश्य व क्षेत्र। हेडिंग डाल लीजिए, उद्देश्य व क्षेत्र। उद्देश्य व क्षेत्रों को जानकर किस प्रकार से हम प्राथमिक समंकों को एकत्र कर सकते हैं। वैसे इसमें स्थितियां बताई जाएगी, तो लिख लीजिए अनुसंधान के क्षेत्र व उद्देश्य, अनुसंधान
के क्षेत्र व उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान के क्षेत्र व उद्देश्य के आधार पर आवश्यक रीति का चुनाव कर सकते हैं। अब बताया जैसे देख लो, जैसे नंबर 1, जैसे इनका कह दिया गया, जैसे वो यदि सूचना विस्तृत एरिया में विस्तृत सूचना एकत्र करनी हो, यानी वह क्षेत्र बड़ा था वहां पर, यहां पर विस्तृत एरिया बताया गया। लिख लीजिए, यदि विस्तृत सूचना संग्रहित करनी हो, यदि विस्तृत सूचना या सूचना विस्तृत संग्रहित करनी हो, विस्तृत संग्रहित करनी हो, वह अनुसंधान क्षेत्र कैसा हो, आपका अनुसंधान क्षेत्र सीमित हो तो व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग करना चाहिए। हो तो कौन सी प्रयोग किया जाएगा, व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग आवश्यक है। ये चुनाव हो गया साहब, समझ आ गया चुनाव। सेकंड एग्जांपल इसे बताया गया है। सेकंड एग्जांपल है, एक बड़े क्षेत्र में जो बड़ा एरिया बताया गया है, तो एक बड़े क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं के लिए जो हमारे समाचार पत्र या अखबार जो आते हैं, पत्र पत्रिकाओं के लिए या उनकी प्रवृत्ति बताने के लिए कहने का तात्पर्य होगा, जो पत्र पत्रिकाएं आपके पास आ रही है उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, उनको जानने के लिए समंक संवाददाताओं द्वारा एकत्र करने चाहिए। दूसरा ये हो गया साहब। तीसरा तथ्य लिख लीजिए। तीसरा तथ्य क्या बताया, यदि किसी आयोग या कमेटी, जो कमेटी बिठाई जाती है, ठीक है, यदि किसी आयोग या कमेटी का गठन किया गया हो तो किससे उपयोग करेंगे, तो हमें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति का प्रयोग करना चाहिए। हो तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति का प्रयोग करना
चलिए भी तीनों बिंदु को समझेंगे आराम से। तो आगे भी लिख लीजिए, वह व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए तथा व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, व्यापक क्षेत्र हो तो उनका अनुसंधान जानने के लिए या समूहों को जानने के लिए प्रगणकों द्वारा, जिसके द्वारा, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना एकत्र करनी चाहिए, भरवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। ये सब दो तथ्य हो गए। समझ आई बात आपको? पुनः रिपीट कर रहा हूं, आपको एक बार देख लेना। उद्देश्य क्षेत्र में बताया गया कि अनुसंधान के क्षेत्र और उद्देश्यों के आधार पर आवश्यक रीति का चुनाव हमें कर सकते हैं। जिस रीति का हमें चुनाव करना है वो उस रीति का हम चुनाव सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इसमें बताया गया 3 स्थितियां बताई गई है। पहली स्थिति में जो बताई गई है इसमें दिख रहा है आपको, पहले स्थिति में क्या बताया गया है कि यदि सूचना विस्तृत रूप से संग्रहित, बहुत लंबे रूप में सूचनाओं को संग्रहित करना हो एवं अनुसंधान क्षेत्र हमारा कैसा हो, सीमित हो। अनुसंधान क्षेत्र सीमित हो तो हम किस विधि के द्वारा प्रयोग करना चाहिए हमें, तो हमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपका क्षेत्र सीमित है और आपको सूचनाएं बहुत इकट्ठी करनी है तो आप इस विधि के माध्यम से सूचनाओं को आराम से एकत्र कर सकते हो। दूसरा बताया गया कि एक बड़े क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं के लिए, बड़े क्षेत्र में पत्र पत्रिकाएं जो बांटी जा रही है तो लोग, जो वहां के लोग हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं, यानी वो कौन सी पत्र पत्रिका सबसे अधिक खरीदते हैं उसकी प्रवृत्ति बताने के लिए हमें किसका सहायता लेनी पड़ेगी, संवाददाताओं द्वारा समय एकत्र करने पड़ेंगे। संवाददाता बता सकता है कि कौन सा उपभोक्ता किस पत्र पत्रिका को अधिक पढ़ना पसंद करता है। समझ आ गया दूसरा बिंदु। तीसरा बताया गया कि यदि किसी आयोग कमेटी का गठन किया गया है, कोई कमेटी बताई गई है, कमेटी का गठन किया गया है, उसके बारे में जानना है तो आपको अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति का प्रयोग करना होगा। इसके माध्यम से आप कमेटी गठन के बारे में संपूर्ण सूचनाएं जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अंतिम चौथा बिंदु बताया गया यदि आपका क्षेत्र व्यापक है और व्यापक क्षेत्र आपको अनुसंधान के लिए सूचना एकत्र करनी है तो व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आप प्रगणक की सहायता से ही, प्रगणक के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं, सूचना एकत्र कर सकते हैं। ये दूसरा बिंदु हो गया। दूसरे बिंदु में 4 तथ्य बता दिए, 1 2 3 4। तो चारों बिंदुओं के आधार पर आप समंकों को एकत्र कर सकते हो। तो आपको यदि इन चारों बिंदुओं को ध्यान में रखकर समंक एकत्र किए जाएंगे तो आपकी गलती की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, 2 बिंदु हो गए हमारे, इसकी समझना इसका एक बार। ठीक है, तीसरा बिंदु पढ़ते हैं वित्तीय साधन। ये बिंदु बहुत काम के, ध्यान रखना। इन्हीं बिंदुओं के द्वारा आगे आने वाला जो एग्जाम्पल होगा वह इन्हीं बिंदुओं के द्वारा हल होगा। समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को? तो एक बार देख लेना इनका, ये 4 बिंदु हो गए हमारे। ठीक है, नंबर 3 डाल लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद, वित्तीय साधन। अब छोटे उसके बाद जो है जो समझ आ गया दूसरा बिंदु। तीसरा लिख लीजिए नंबर 3 में क्या बताया गया, वित्तीय। वित्तीय नाम से अवगत हो रहा है, फाइनेंशियल यानी धन से संबंधित कह सकते हैं, मुद्रा से संबंधित कह सकते हैं। इसमें मुद्रा या धन से संबंधित तथ्य जो बताया गया उसके लिए बताया जाएगा। तो नंबर 3 डाल लीजिए, वित्तीय साधन। तीसरा बिंदु है हमारा वित्तीय मतलब धन, वित्तीय साधन। अब वित्तीय साधन किस प्रकार से, देखिए
यानी हम कैसे कह सकते हैं, जो अनुसंधानकर्ता होता है वह अनुसंधानकर्ता फर्म या वह व्यक्ति अपने वित्तीय साधनों के आधार पर ही उपयुक्त रीति का चयन करेगा। व्यक्ति के पास यदि पैसा होगा, बजट होगा, तो वह उसी रीति का प्रयोग करेगा। बजट अधिक है तो अधिक, चाहे कितनी खर्चीली वाली स्थिति हो, वह उसका सरलता से उपयोग कर सकता है। तो लिख लेते हैं पहले, फिर पढ़ लेंगे। पहले के लिखा हुआ टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो अब मैं चाहता हूँ आज इसी क्लास के अंतर्गत पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, थोड़ा इसलिए स्पीड से बता रहा हूँ आपको। फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। लिख लीजिए इसमें वित्तीय साधन में कि अनुसंधानकर्ता वित्तीय साधनों पर ही उपयुक्त रीति का चयन करता है। जो रीति इसलिए उपयुक्त मानी जाएगी वह उसी रीति का उपयोग करेगा। लीजिए जैसे हम बताया गया, जैसे मैं समझ आ रहा है सभी को, उदाहरणों के माध्यम से लिख लीजिए। जैसे आर्थिक साधन पर्याप्त मात्रा में, जैसे नंबर 1 आर्थिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग किया जाएगा। होने पर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति या प्रगणक के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाएं एकत्र की जाएगी। आर्थिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति या प्रगणक द्वारा सूची भरवाकर सूचना एकत्र की जाएगी, यानी उपयुक्त रीति के द्वारा। इसमें रहना उपयुक्त दोनों रीतियों में से किसी एक का चयन करके ये होगा हमारा। समझ लो एक बार क्या बताया गया है इसमें। आर्थिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर, आपके पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक साधन उपलब्ध हैं, तो आप कौन सी रीति का प्रयोग करना पड़ेगा आपको? तो आपको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति के द्वारा आप सूचनाओं को एकत्र कर सकते हैं। और यदि प्रगणक है तो प्रगणक के द्वारा भी यदि सूचनाएं, साधन, पैसा, धन, मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो आप प्रगणक के द्वारा भी सूचनाएं एकत्र कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई इसके माध्यम से। चौथा उद्देश्य, पांचवा उद्देश्य लिख लीजिए, उपलब्ध समय। उपलब्ध समय के आधार पर कैसे बताया गया। नंबर 5, मैंने कहा ना आप छोटे छोटे आएंगे, नहीं 5 नहीं, चौथा तो है नहीं, शुद्धता का था, सॉरी। हाँ 4 लिख लीजिए,
शुद्धता का स्तर। शुद्धता का स्तर सही मापन करने के लिए आप प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का ही प्रयोग कीजिए। ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति के द्वारा ही आप सही प्रकार की शुद्धता ज्ञात कर सकते हो। इसमें लिख लीजिए, सूचनाएं अधिक शुद्धता से एकत्र करने के लिए सूचनाओं को अधिक शुद्धता से एकत्र करने के लिए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का रीति का प्रयोग उचित माना गया है। ये प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्यादा अगर आप सूचनाएं एकत्र करोगे तो आपसे जो सूचनाएं प्राप्त होगी आपको वह बिल्कुल सही प्रकार से प्राप्त होगी, यानी गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया आपका। 5 लिख लिया, उपलब्ध समय के आधार पर। 5वां बिंदु है उपलब्ध समय, यानी आपको उपलब्ध समय के आधार पर सूचनाएं एकत्र करनी है, सूचनाओं को इकट्ठा करना है, तो आप कौन सी रीति का आपको प्रयोग करना चाहिए। लीजिए इसके अंतर्गत कि यदि सूचना कम समय में प्राप्त करनी हो, यदि अनुसंधानकर्ता को कम समय में सूचनाएं एकत्र करनी हो, कम समय में एकत्र करनी हो, तो यानी सूचनाओं को आपको कम समय में एकत्र करना है और अधिक सूचनाएं एकत्र करना है, तो उसके लिए आप संवाददाताओं द्वारा करनी हो तो संवाददाताओं द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर संताओं द्वारा प्रश्नावली कर लो इसको भरवाकर तथा अधिक समय पर, तो कम समय के लिए हो गया, तथा अधिक समय में एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत अनुसंधान या प्रगणक द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मैं रिपीट कर लेना एक बार। यदि आपके पास उपलब्ध समय सीमा कम है, कम समय सीमा के लिए आपको संवाददाताओं द्वारा प्रश्नावलियों को भरवाकर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। और यदि मान लो समय अधिक है, अधिक समय में के अंतर्गत वो सूचना एकत्र करना हो, तो आप व्यक्तिगत अनुसंधान रीति या प्रगणकों के द्वारा
सूचनाएं एकत्र कर सकते हो। या आपको दो माध्यम बताया कि कम समय में एकत्र करना है तो आप संवाददाताओं द्वारा समूह एकत्र कीजिए, और अधिक समय में एकत्र करना है तो व्यक्तिगत अनुसंधान या प्रगणक के माध्यम से आप सूचनाओं को या समूहों को एकत्र कर सकते हैं। ये 5 उद्देश्य हो गए। छठा और अंतिम बिंदु, छठे और अंतिम बिंदु में क्या बताया गया है उसको जानने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है एक बार सभी विद्यार्थी। यदि स्क्रीनशॉट कुछ पूछना हो, मैंने अभी आपको बताया कि टॉपिक को खत्म करने के थोड़ा मैं स्पीड से बता रहा हूं आपको, फिर भी जहां तक यार गुंजाइश कहीं नहीं छोड़ रहा हूं, मैं प्रत्येक बिंदु का अलग डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। यदि स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी ने अंतिम बिंदु डाल लीजिए, अन्य परिस्थितियों के आधार पर, अन्य परिस्थितियां, छठा उद्देश्य जो अंतिम बताया गया है उसको भी जान लो क्या बताया गया उसके अंतर्गत। ये छठा बिंदु अन्य परिस्थितियां, अन्य कौन कौन सी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती है जिसके लिए आपको कौन सी रीति का प्रयोग करना चाहिए, किस माध्यम से आप समूहों को एकत्र कर सकते हो। तो इसमें लिख लीजिए अनुसंधान रीति का चुनाव करते समय अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान रीति का चुनाव करते समय अनुसंधान रीति का चुनाव करते समय, हमें किस रीति का हमें चुनाव करना है तो उनका चुनाव करते समय जो हमारे सूचक होते हैं, कौन होते हैं बच्चों, जो सूचना देने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें सूचक कहा जाता है। चुनाव समय सूचक की योग्यता, चुनाव करते समय सूचक की योग्यता, रहन सहन, उसका कितनी योग्यता है, रहन सहन कैसा है उसका, प्रगणक प्रशिक्षण जो प्रगणक नियुक्त किया गया है उसको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई, तो प्रगणक प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रगणक प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रश्नावली निर्माण एवं छपवाने की व्यवस्था, प्रिंटिंग करवाना कहने का मतलब, एवं छपवाने की व्यवस्था, यानी प्रिंटिंग कहाँ छपवाई जाए ताकि प्रिंट सही प्रकार से आए, उपभोक्ता सही प्रकाशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। छपवाने की व्यवस्था वह अनुसंधान क्षेत्र की एवं अनुसंधान क्षेत्र की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था करना, क्षेत्र की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था करना, ये हो गया। अन्य परिस्थितियों के अंदर ये बता दिया गया कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा अनुसंधान रीति का चुनाव करते समय
किसका और ध्यान रखना पड़ेगा, सूचक की योग्यता की, सूचक कितना योग्य है, शिक्षित है, शिक्षित है, साक्षर है या निरक्षर है, उसका रहन सहन के बारे में, प्रकटक प्रशिक्षण व्यवस्था के बारे में, प्रश्नावली निर्माण के बारे में, प्रश्नावली को छुपवाने की व्यवस्था के बारे में, अनुसंधान क्षेत्र की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में उसको अध्ययन करना पर हमें आवश्यक है। तो इन निम्नलिखित 6 बिंदुओं के द्वारा कोई भी अनुसंधानकर्ता उपयुक्त रीति का प्रयोग कर सकता है ताकि सही प्रकार से सूचना एकत्र कर सके। सही प्रकार से सूचना एकत्र करने के लिए उन्हें इन बिंदुओं का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इन 6 बिंदुओं के द्वारा वह सही रीति का प्रयोग कर सकता है। इन तथ्यों के बारे में अंतिम बिंदु पर प्रोफेसर जो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं डॉक्टर बावले साहब, तो बावले साहब आपने तथ्य बताए, तो बावले साहब ने क्या कहा लिख लीजिए अंतिम बिंदु। प्रोफेसर बावले के अनुसार, प्रोफेसर बावले के अनुसार बावले ने क्या कह दिया साहब, इन सभी बिंदुओं के लिए एक बात बताई कि शिक्षक क्या होता है, अनुभव क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होती है, व्यवस्था क्या होती है। लिख लीजिए समंक संग्रहण, समंक इन्वर्टर को हमें लिखना है, ध्यान रखना इसको, समंक संग्रहण में यानी समंकों का संग्रहण करने में जो हमारे सामान्य विवेक होते हैं, समंक संग्रहण में सामान्य विवेक, जो सामान्य विवेक पाए जाते हैं, ये सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है। सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है, यानी उसकी प्रमुख आवश्यकता है। वह अनुभव प्रमुख शिक्षक है, वह जो एक्सपीरियंस होगा उसका अनुभव प्रमुख शिक्षक है। ये सब बावले ने बहुत अच्छी बात कही, समझ लेते हैं बावले बात को कि बावले ने क्या कहा, जो समंक संग्रहण किया जाता है, समंक समंकों का संग्रहण करते समय जो विवेक रखा जाता है, हमें विवेक तो रखना हमारी आवश्यकता है, विवेक को तो हमें रखना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपका अनुभव होता है, जो कार्य का जो आपका अनुभव होता है, उसी अनुभव किसकी संज्ञा दी गई है, एक शिक्षक की संज्ञा दी गई है। यानी अनुभव को एक शिक्षक माना गया है। ये अनुभव व्यक्ति को हर प्रकार के बिंदु में शिक्षा प्रदान करता है। ये हो गए साहब इन निम्नलिखित 6 बिंदुओं और बावले के अनुसार कथन। इन बिंदुओं के आधार पर आप समंकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को? फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछना। हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी अवश्य करना। ये हमारे उपयुक्त द्वितीय चैनल हो गया। अब कल के क्लास में हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर प्रश्नों का एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको सही प्रकार समझ में भी आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, एक बार स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सभी सूचनाएं अवगत कर लेना। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा।